हेलो बच्चों, यू आर वेलकम इन फ्यूचर स्टडी पॉइंट। और आज आप पढ़ने जा रहे हैं यहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर 12 है ये, क्लास 10 साइंस। तो बच्चों, इलेक्ट्रिसिटी एक्चुअली में क्या होती है? इलेक्ट्रिसिटी इज वन ऑफ द सोर्स ऑफ एनर्जी। इलेक्ट्रिसिटी एक प्रकार का क्या है? एनर्जी का सोर्स होता है। विच फ्लोज फ्रॉम वन एंड टू अनदर एंड थ्रू ए क्लोज पाथ नोन एज इलेक्ट्रिक सर्किट। तो इलेक्ट्रिसिटी, जब हम इलेक्ट्रिसिटी बोलते हैं तो हमारे दिमाग में क्या चीज़ आती है? इलेक्ट्रिक करंट। जैसे कि कोई भी मैटर फ्लो होता है, जैसे कि विंड फ्लो होती है, तो विंड फ्लो कैसे होती है? हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ। और वाटर कैसे फ्लो होता है? हाई एल्टीट्यूड से लो एल्टीट्यूड। हाई एल्टीट्यूड से लो एल्टीट्यूड की तरफ वाटर का फ्लो होता है। और विंड का हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ विंड का फ्लो होता है। और इसके लिए हमें कोई क्लोज्ड पाथ की ज़रूरत नहीं होती। तो जैसे कि मतलब इलेक्ट्रिसिटी के लिए हमें क्लोज्ड पाथ की ज़रूरत होती है। मींस जैसे ये बैटरी है तो ये क्लोज्ड पाथ होगा। जब तक ये स्विच ऑन होगा तो इसको क्लोज पाथ बोलेंगे। ऑन करके क्या हो गया? क्लोज पाथ हो गया। तो इलेक्ट्रिसिटी केवल क्लोज पाथ में ही फ्लो होती है। अनलाइक अदर करंट्स, जैसे वाटर करंट है तो वाटर करंट के लिए क्लोज पाथ नहीं चाहिए। विंड का फ्लो है, इसके लिए क्लोज पाथ नहीं चाहिए। लेकिन इलेक्ट्रिसिटी के लिए हमें क्लोज पाथ की ज़रूरत होती है, जिसे हम क्या कहते हैं? इलेक्ट्रिक सर्किट कहते हैं। अब सवाल है कि इलेक्ट्रिसिटी एक एंड से दूसरे एंड में फ्लो हो रही है, लेकिन फ्लो एक्चुअली में किस चीज़ का होता है? ऐसी क्या चीज़ है? तो एक्चुअली में व्हाट इज़ द थिंग दैट फ्लोज थ्रू द कंडक्टिंग पाथ, वायर्स और एनी अदर मीन्स? आंसर है चार्ज। तो ये चार्ज का फ्लो होता है। तो इस सर्किट में एक एंड से दूसरे एंड में क्या फ्लो हो रहा है? चार्ज फ्लो हो रहा। अब चार्ज क्या होता है? आगे पढ़ते हैं। इनिशियल तो बच्चों, चार्ज का फ्लो जो है, चार्ज की जब डिस्कवरी पहले हो गई थी तो पहले क्या माना गया था कि चार्ज फ्लो होता है पॉजिटिव चार्ज, यानी चार्ज इज सपोज्ड एज पॉजिटिव चार्ज, कि पॉजिटिव चार्ज फ्लो होता है, उसकी वजह से इलेक्ट्रिक करंट फ्लो होता है। तो मतलब इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है? फ्लो ऑफ पॉजिटिव चार्ज, ये माना जाता था पहले, क्योंकि इलेक्ट्रॉन की खोज तब नहीं हुई थी। लेकिन एक्चुअली बाद में ये देखा गया, डिस्कवरी जब इलेक्ट्रॉन्स की हो गई थी तो इलेक्ट्रॉन के फ्लो की वजह से एक्चुअली में क्या होता है? चार्ज कंस्टिट्यूट होता है। दीज आर द इलेक्ट्रॉन दैट फ्लो थ्रू द सर्किट। ये बाद में डिस्कवरी, इलेक्ट्रॉन की जब डिस्कवरी हो गई थी उसके बाद ये थ्योरी सामने लाई साइंटिस्ट के इलेक्ट्रॉन के फ्लो की वजह से ही इलेक्ट्रिक करंट फ्लो होता है। दीज इलेक्ट्रॉन्स एक्चुअली में क्या होते हैं? ये फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। मतलब कोई कंडक्टर है, मान लीजिए। अब इस कंडक्टर में ऐसे नहीं कि कंडक्टर में तो एक्चुअली में क्या है कि एटम्स है, एटम के बने हैं। तो एटम में इलेक्ट्रॉन्स तो होते हैं। तो एटम में जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, आउटर मोस्ट जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, मान लीजिए सपोज करो कि इसके अंदर एटम कैसे अरेंज होंगे? ऐसे होंगे अरेंज। अब बीच में आपने देखा कि स्पेस बन रहा है ये, तो बीच का जो ये स्पेस है, यहाँ फ्री इलेक्ट्रॉन्स आ जाते हैं। ये फ्री इलेक्ट्रॉन्स क्या होते हैं? जो आउटर मोस्ट के इलेक्ट्रॉन होते हैं एटम के, ये दूसरे एटम के न्यूक्लियस के द्वारा क्या करे जाते हैं? उनके इम्पैक्ट में आके ये बीच में आ जाते हैं। तो ये दूसरा एटम का न्यूक्लियस उसको अपनी तरफ खींचता है। तो एज ए रिजल्ट ऑफ क्या होता है? ये बीच में आ जाते हैं इलेक्ट्रॉन्स। इन इलेक्ट्रॉन्स को क्या बोलते हैं? फ्री इलेक्ट्रॉन्स बोलते हैं। तो मान लिया कोई कंडक्टर है ये। अब इस कंडक्टर में फ्री इलेक्ट्रॉन्स कितने होंगे? फ्री इलेक्ट्रॉन सारे के सारे बैलेंस इलेक्ट्रॉन नहीं होते एक्चुअली में। तो कुछ एक ही इलेक्ट्रॉन्स फ्री होते हैं। तो जो भी फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो एक्चुअली में उनका फ्लो होता है एक एंड से दूसरे एंड की तरफ। एक्चुअली में ये इलेक्ट्रॉन जो फ्लो होते हैं, ये मतलब कि कैसे फ्लो होते हैं? दीज इलेक्ट्रॉन फ्लो इन ए क्वांटाइज्ड वे, मीन्स इलेक्ट्रॉन फ्लो फ्रॉम वन एंड टू अनदर इन द फॉर्म ऑफ एनी। तो ये इलेक्ट्रॉन्स फ्लो कैसे होते हैं? मान लिया सपोज करो कि ये कंडक्टर है कोई, तो इस कंडक्टर के अंदर जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स होंगे कुछ कैसे होंगे? जैसे 10 इलेक्ट्रॉन्स हैं और हमने ये बैटरी अप्लाई कर दी इसमें, तो यहाँ पर क्या है? इस सर्किट में 10 इलेक्ट्रॉन्स क्या करेंगे? मतलब 10 इलेक्ट्रॉन्स मूव करेंगे एक एंड से दूसरे एंड। तो इसको बोल देते हैं हम क्या है? चार्ज का फ्लो हो रहा। तो चार्ज का फ्लो किस फॉर्म में होता है?
1 इलेक्ट्रॉन डिस्क्रीटली होता है, 1 इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन, 3 इलेक्ट्रॉन्स, यानी इलेक्ट्रॉन होगा तो पूरा ही होगा, आधा इलेक्ट्रॉन तो होगा नहीं, तो डिस्क्रीटली फ्लो होता है। तो इसीलिए चार्ज इक्वल टू क्या होता है, जब भी चार्ज आपके दिमाग में आता है तो चार्ज मीन Ne, जहाँ पे n क्या है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है, और E है इलेक्ट्रॉन में जितना चार्ज है, और कितना चार्ज होता है 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम। What is charge? Electric charge is a physical property that causes particles to experience a force when placed in an electric field. अब इलेक्ट्रिक फील्ड मतलब बोलने का मतलब जैसे बैटरी है, और बैटरी जो है कनेक्टेड है वायर के थ्रू, तो यहाँ पर चार्ज फ्लो होता है। तो यहाँ पर इलेक्ट्रिक चार्ज क्या है, एक फिजिकल प्रॉपर्टी है किसी भी मटेरियल की, जिसमें इलेक्ट्रिक फील्ड मतलब बैटरी के द्वारा लगाया गया ये इलेक्ट्रिक फील्ड है। इट इज मेजर्ड इन कूलम्स। द यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज क्या है, कूलम है। चार्ज इन मोर डिटेल, द चार्ज ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इज एन इनहेरेंट प्रॉपर्टी ऑफ द इलेक्ट्रॉन इटसेल्फ एंड इज फंडामेंटल टू द कंसेप्ट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी. It is a constant, and this is building block for understanding electric charge in the macroscopic world. Even though we typically see macroscopic charges like in a battery or capacitor, the charge is always a multiple of charge of electron. तो चार्ज हमेशा क्या होता है, मल्टीपल ऑफ इलेक्ट्रॉन, जैसे कि पहले आपको बताया गया है Q = Ne, हमेशा इलेक्ट्रॉन का जो चार्ज होगा उसका मल्टीपल होता है, उसको हम क्या बोल देते हैं, चार्ज। व्हाट मेक्स द फ्लो ऑफ चार्ज फ्रॉम एन एंड ऑफ द कंडक्टर टू अनदर एंड। तो फ्लो, चार्ज का फ्लो कैसे होता है और क्यों हो पाता है चार्ज का फ्लो। द ड्राइविंग फोर्स बिहाइंड द फ्लो ऑफ चार्ज इन अ बैटरी इज जनरेटेड बाय द केमिकल रिएक्शन अकरिंग विद इन इट। हियर इज हाउ इट वर्क्स। During these reactions, one terminal of the battery loses electrons becoming the positive terminal, the other terminal gains electrons becoming the negative terminal. The separation of charges creates a potential difference between the two terminals which acts like a push, forcing electrons to flow through the circuit from the negative terminal to the positive terminal. बोलने का मतलब क्या है, ये बैटरी है। अब बैटरी के अंदर जो केमिकल्स होते हैं, केमिकल्स के बीच में क्या होता है, रिएक्शंस होती है, और रिएक्शन में होता क्या है, ये जो टर्मिनल होते हैं ये भी पार्टिसिपेट करते हैं केमिकल रिएक्शन में। तो जो टर्मिनल इलेक्ट्रॉन्स को लॉस करता है वो क्या बन जाता है, पॉजिटिव टर्मिनल, और जो इलेक्ट्रॉन का गेन करता है वो क्या बन जाता है, नेगेटिव। इस प्रकार से चार्ज का दोनों के बीच में डिफरेंस होता है, और इसी डिफरेंस को हम क्या बोलते हैं, पोटेंशियल डिफरेंस। और जैसे कि विंड का पहली बार बताया आपको, हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ फ्लो होती है, तो उसी प्रकार हाई पोटेंशियल से, हाई पोटेंशियल मतलब पॉजिटिव टर्मिनल और लो पोटेंशियल में नेगेटिव। तो इस प्रकार से अगर ये क्लोज्ड बना दिया सर्किट को, तो इलेक्ट्रॉन्स इस प्रकार से सर्किट में फ्लो होने लगते हैं। दिस सेपरेशन ऑफ चार्जेस क्रिएट्स ए पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द, इस पोटेंशियल डिफरेंस की वजह से क्या होता है, ये चार्ज एक एंड से दूसरे एंड की तरफ फ्लो होने लगता है। अब कंपोनेंट ऑफ इलेक्ट्रिक सर्किट क्या होते हैं, पावर सोर्स लाइक बैटरी, कंडक्टिंग वायर से ये होते हैं, लोड यानी लाइक लाइट बल्ब, रजिस्टर और मोटर कंज्यूम्स द इलेक्ट्रिक एनर्जी, स्विच कंट्रोल्स द फ्लो ऑफ करंट अलाउइंग इट टू स्टार्ट और स्टॉप। इलेक्ट्रिक सर्किट स्टडी कर चुके हैं हम। एन इलेक्ट्रिक सर्किट इज ए क्लोज लूप और पाथवे दैट अलाउस इलेक्ट्रिक करंट टू फ्लो थ्रू इट। इट कंसिस्ट ऑफ वेरियस कंपोनेंट्स सच एज, ये पहले डिस्कस कर चुके हैं, पावर सोर्स, कंडक्टिंग वायर्स, लोड, स्विच। फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट इन ए complete electric circuit, the electric current flows from the positive terminal of the power source through the wires and load and back to the negative terminal of the power source. If the circuit is open, when a switch is off, the current cannot flow and the device does not work. If the circuit is closed, the current flows allowing the devices to operate.
तो करंट से क्या होता है, कोई भी इलेक्ट्रिक डिवाइस है वो क्या ऑपरेट होती है, जैसे बल्ब ग्लो होता है जिसको हम लोड कहते हैं। अब है मैनिपुलेशन ऑफ चार्ज, कैलकुलेशन ऑफ 1 कूलम चार्ज। तो ये आपका एग्जाम में बहुत आता है, 1 कूलम चार्ज को कैसे कैलकुलेट करना है। 1 कूलम चार्ज में मतलब कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, हमें ये निकालना है। तो Q इक्वल टू क्या है, फॉर्मूला हमारे पास ये है Ne, और N हमें निकालना है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, और E मतलब इलेक्ट्रॉन में कितना चार्ज है, 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम। Q यानी 1 कूलम का निकालना है, तो N इक्वल टू कितना होगा, 1 कूलम अपॉन 1.6 × 10⁻⁻19, यह जगह 10/16 और -19 को ऊपर लेके प्लस हो गया, तो ये आ जाएगा हमारा 6.25 × 10⁻19। तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन 1 कूलम चार्ज कितना हो गया, 1 कूलम चार्ज इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने हो जाएंगे, या 1 कूलम चार्ज कंटेन्स 6.25 × 10⁻, यहाँ पर 18 होगा। इतने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं 1 कूलम चार्ज में। इलेक्ट्रिक करंट, द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज इज नोन एज इलेक्ट्रिक करंट्स। तो इलेक्ट्रिक करंट का फॉर्मूला आपको ये याद रखना है, Q इक्वल टू क्या होता है, I/T। तो I यहाँ पर इलेक्ट्रिक करंट है, T क्या है, टाइम है, यानी इलेक्ट्रिक करंट की डेफिनेशन क्या हो जाएगी, Q/T। जब अपॉन में T होता है तो क्या बोलेंगे हम, रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज, रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज। रेट मतलब यहाँ टाइम से मीनिंग है, और Q फ्लो ऑफ चार्ज हो गया। तो ये इलेक्ट्रिक करंट की डेफिनेशन है, और इसकी यूनिट क्या होती है, SI स्टैंडर्ड यूनिट याद रखनी है आपको। SI यूनिट है इसकी एम्पियर। क्वेश्चन में आपको याद रखना है कि 1 मिली एम्पियर कितना होता है, 1 मिली एम्पियर इक्वल टू होता है 10⁻³ एम्पियर। माइक्रो एम्पियर होगा तो कितना होगा, माइक्रो मतलब 6, 10⁻⁻6 एम्पियर इक्वल टू 1 माइक्रो एम्पियर। तो आपको याद रखना है। इलेक्ट्रिक वोल्टेज, पोटेंशियल डिफरेंस, यानी जो चार्ज होता है सर्किट में एक एंड से दूसरे एंड में फ्लो होता है, तो किसकी वजह से होता है ये, उसको पोटेंशियल डिफरेंस होता है। तो पोटेंशियल डिफरेंस एक प्रकार का ड्राइविंग फोर्स है, लेकिन इसकी डेफिनेशन क्या है, द वर्क डन ऑन 1 कूलम चार्ज इन कैरिंग फ्रॉम वन एंड ऑफ द कंडक्टर टू अनदर एंड इज नोन एज पोटेंशियल डिफरेंस और वोल्टेज अक्रॉस द कंडक्टर। तो बोलने का मतलब क्या है, ये बैटरी है, तो यहाँ पर जो कंडक्टर है, ये वायर है, जो इसके एक एंड से इस एंड से लेके इस एंड तक जितना भी मान लिया 1 कूलम चार्ज है, 1 कूलम चार्ज को कैरी करने में जितना वर्क डन होता है उसको हम क्या बोल देते हैं, वोल्टेज। तो फॉर्मूला क्या बनेगा इसका, V इक्वल टू W/Q। 1 वोल्ट का मतलब क्या हुआ, 1 जूल अपॉन 1 कूलम, तो इसको क्या बोलेंगे, 1 जूल पर कूलम। तो 1 वोल्टेज कभी कभी आता है कि व्हाट इज 1 वोल्टेज, तो 1 वोल्टेज ये है, 1 वोल्टेज इज इक्वल टू 1 जूल पर कूलम। ओम्स लॉ, तो ओम्स लॉ में आपको क्या याद रखना है, ओम्स ने जो प्रैक्टिकल करा वो ये करा कि ओम्स ने देखा ऑब्जर्वेशन में कि करंट, मान ले सपोज करो कि ये वोल्टेज है, अब वोल्टेज यहाँ पर उसने वोल्टेज चेंज करता गया और करंट की वैल्यू यहाँ पे रीड करता गया। तो यहाँ पर उसने वोल्टेज चेंज करी, कभी एक बैटरी लगाई होगी, 2 बैटरी लगाई होगी, ऐसे करके उसने वोल्टेज यहाँ पे चेंज करी होगी। तो इस चेंज वोल्टेज जैसे जैसे चेंज करता रहा तो उसने ये पाया कि करंट क्या है, जैसे जैसे वोल्टेज बढ़ती है तो वैसे वैसे करंट भी बढ़ता है। मीन्स वोल्टेज इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रिक करंट। और प्रोपोर्शनलिटी के साइन को इक्वल में चेंज करेंगे तो हमें इंट्रोड्यूस करना पड़ेगा एक कांस्टेंट, तो R × I।
ये आर कांस्टेंट है, कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी। इस कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी को हम क्या बोल देते हैं, रेजिस्टेंस। तो ये रेजिस्टेंस हुई है। रेजिस्टेंस की यूनिट क्या होती है, ओम। तो ओम एक लेटर है, ग्रीक वर्ड्स है। तो इससे क्योंकि ओम्स ने इसकी डिस्कवरी करी, इसलिए रेजिस्टेंस की यूनिट को ओम लिखते हैं। फैक्टर्स इन विच इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस डिपेंड्स। तो कौन कौन से ऐसे फैक्टर हैं जिनमें इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस डिपेंड होता है। तो सबसे पहले तो लेंथ ऑफ वायर, यानी कोई लंबी वायर है और एक छोटी वायर है, तो रेजिस्टेंस किसका ज़्यादा होता है, लंबी वायर का। तो जैसे जैसे लेंथ ज़्यादा होगी कंडक्टर की, तो रेजिस्टेंस क्या होगा, उसका ज़्यादा होगा। और दूसरा है इट इज़ इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ द वायर, यानी वायर कितनी मोटी है इस पर डिपेंड करता है। ये क्रॉस सेक्शन एरिया हो गया ये ए, और इससे मोटी होगी ये, तो रेजिस्टेंस किसका ज़्यादा होगा, रेजिस्टेंस पतली वायर का ज़्यादा होगा क्योंकि इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। और थिक वायर का क्या होगा, रेजिस्टेंस कम होगा। इसको आप यहाँ से समझिए। मान लिया सपोज करो कि एक रोड है और ये रोड जो है 1 मीटर चौड़ी है या 2 मीटर चौड़ी है, और एक रोड है जो 5 मीटर चौड़ी है। अब 4 व्हीकल्स यहाँ से एंटर करेंगी, तो इनको क्या होगा, रास्ते में काफ़ी रुकावटें आएंगी और ऑब्स्टेकल्स होंगे। इनको जाने में यहाँ पे क्या होगा, इजी नहीं होगा, टफ होगा। ये स्मूथली ड्राइव नहीं कर सकते, जबकि चौड़ी रोड में ये व्हीकल्स स्मूथली ड्राइव कर सकते हैं। तो आप यहाँ से लेके यहाँ पे रेजिस्टेंस क्या होगा, कम होगा। चौड़ी रोड में रेजिस्टेंस क्या होगा, कम होगा। पतली रोड में रेजिस्टेंस का मतलब यूँ समझ लिए रुकावटें हैं, तो पतली रोड में रुकावटें ज़्यादा आएंगी। तो इसी प्रकार इसको भी समझिए आप कि इलेक्ट्रॉन्स के फ्लो होने के लिए थिक वायर में क्या होगा, आसानी से फ्लो हो सकेंगे, स्मूथली ड्राइव कर सकते हैं इलेक्ट्रॉन्स एक एंड से दूसरे एंड। पतली वायर में क्या होगा, ये ज़्यादा रेजिस्टेंस होगा। तो ये तो हो गया। अब इनको दोनों को इकट्ठे मिला लेते हैं। फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड आर प्रोपोर्शनल टू क्या हो जाएगा, L/A। यहाँ भी कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी लगा लेते हैं। इस कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी को क्या कहते हैं, रो, और इसको बोलते हैं रेजिस्टिविटी। अब यूनिट निकालनी इसको, तो रो को एक तरफ ले लेते हैं, तो क्या हो जाएगा, RA/L। तो इसकी यूनिट क्या हो जाएगी, आर का क्या होता है यूनिट, ओम। ए का क्या होता है, मीटर स्क्वायर। एल का मीटर। तो यहाँ पर क्या हो गया, ओम मीटर। तो इसका मतलब क्या है, रेजिस्टिविटी की यूनिट क्या हो गई, ओम मीटर। यानी हम कह सकते हैं कि रेजिस्टिविटी को डिफाइन करना तो क्या होगा, रेजिस्टिविटी इज रेजिस्टेंस ऑफ कंडक्टर ऑफ 1 मीटर लेंथ। यानी 1 मीटर लेंथ का कोई कंडक्टर है, उसके रेजिस्टेंस को हम क्या बोलेंगे, रेजिस्टिविटी। और ये कांस्टेंट होता है। ये मैटर टू मैटर क्या होता है, डिफरेंट होता है। तो यहाँ पर टेबल दे रखी है, आपको ये याद करने की ज़रूरत नहीं है। अगर ये क्वेश्चन आएगा इस पे बेस्ड, तो ये चीज़ें तो दे रखी होंगी, लेकिन आपको इसी ऑर्डर याद रखना है। तो स्टार्टिंग के 1 2 3 4 5 6 इनका याद रख लीजिए आप। असेंडिंग डिसेंडिंग पूछा जा सकता है कि सिल्वर का रेजिस्टिविटी क्या होती है, कम होती है। कॉपर की रेजिस्टिविटी इससे ज़्यादा होती है सिल्वर से, और जिसकी रेजिस्टिविटी कम होगी तो उसकी कंडक्टिविटी ज़्यादा होगी। और एल्यूमिनियम, टंगस्टन, निकेल, आयरन, तो आप ये 5-6 याद कर लीजिए। असेंडिंग डिसेंडिंग पूछा जा सकता है। बाकी ये वैल्यू याद करने की ज़रूरत नहीं है, ये दे रखी होगी अगर क्वेश्चन इस पर बेस्ड आता है तो।
आगे कनेक्शन ऑफ रेजिस्टर्स। तो रेजिस्टेंस का कनेक्शन कैसे लगाते हैं, या तो सीरीज में कैसे लगाते हैं। सीरीज का मतलब क्या है, मान लिया सपोज करो कि ये क्या है, बैटरी है, ये पॉजिटिव है, तो रेजिस्टेंस का जो नेगेटिव टर्मिनल है वो पॉजिटिव से कनेक्ट करना है। इसका पॉजिटिव नेक्स्ट जो रेजिस्टेंस होगा उसके नेगेटिव से, मैंने पॉजिटिव और नेगेटिव, पॉजिटिव टू नेगेटिव, इस प्रकार के कनेक्शन को हम क्या बोलेंगे, सीरीज। और जब इसका टोटल रेजिस्टेंस निकालेंगे हम, तो कैसे इसको स्टेट में ऐड कर देना हमें। मान लिया R1 है, R2 है, R3 है, R4 है, तो क्या करेंगे, इसको स्टेट में ऐड कर देना है। तो इसका टोटल रेजिस्टेंस जब निकालेंगे तो हम क्या करेंगे, स्टेट में ऐड कर लेंगे इसको, R1 प्लस R2 प्लस R3 प्लस R4। अब है पैरेलल कनेक्शन। पैरेलल कनेक्शन में क्या होता है, यहाँ पर तो एक सीरीज में एक चीज़ और एक्स्ट्रा आपको याद रखनी है कि वोल्टेज इसमें डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगी एज पर द रेजिस्टेंस। यानी यहाँ पर जो वोल्टेज होगी V1 होगी, अलग होगी, V यहाँ पर अलग होगी, अगर रेजिस्टेंस अलग अलग है तो यहाँ पे अलग, तो यहाँ पर तो वोल्टेज डिस्ट्रीब्यूट ऐसे होगी। लेकिन पैरेलल में क्या होता है, पैरेलल में जो रेजिस्टेंस होंगे उनके सारे एंड्स, जैसे इसका एंड है, मान लिया पॉजिटिव है और ये निगेटिव है, तो पॉजिटिव पॉजिटिव बैटरी के किस में कनेक्ट होंगे, ये बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्ट होंगे, और निगेटिव टर्मिनल सारे बैटरी के निगेटिव टर्मिनल से कनेक्ट होंगे। तो इसको क्या बोलेंगे हम, पैरेलल कनेक्शन। और इसका नेट रेजिस्टेंस हम कैसे निकालेंगे, इसका नेट रेजिस्टेंस होगा 1/RT टोटल 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3, और ऐसे करके आपको ये कैलकुलेट कर लेना RT यहाँ पर से, टोटल रेजिस्टेंस इन पैरेलल कनेक्शन। तो बच्चों अब हमारे पास है इलेक्ट्रिक पावर। तो इलेक्ट्रिक पावर क्या होती है, मान लिया बैटरी है, तो बैटरी जो है किसी भी डिवाइस को, जैसे इलेक्ट्रिक बल्ब है सर्किट पे, तो ये जो इलेक्ट्रिसिटी है ये क्या इसको पावर देती है, तो तब जाके इलेक्ट्रिक बल्ब क्या होता है, ग्लो होता है। तो हर डिवाइसेस की पावर क्या होती है, अलग अलग होती है। आपने बेसिक फार्मूला पढ़ा होगा क्लास 9th में, पावर का फार्मूला होता है P=W/T, मतलब यानी रेट ऑफ डूइंग वर्क। तो रेट ऑफ डूइंग वर्क इज पावर, तो वर्क डन है अपॉन टाइम। तो क्या होता है, जो वर्क डन होता है वो क्या होता है, ट्रांसफर ऑफ एनर्जी। तो मैं यहाँ पर W को रिप्लेस कर सकते हैं, ये ट्रांसफर ऑफ एनर्जी है, और अपॉन में टाइम, तो पावर डेल्टा E, इसको हम E भी लिख सकते हैं, E/T। बाकी ये डिवाइस पे डिपेंड करता है कि वह कितनी एनर्जी को कंज्यूम कर रहा है। तो एक किस्म से रेट ऑफ ट्रांसफरिंग एनर्जी इज नोन एज पावर। तो यहाँ पर E, अब यहाँ पर इलेक्ट्रिकल एनर्जी की बात हो रही है, और इलेक्ट्रिकल एनर्जी में आपने पढ़ा, क्या पढ़ा, V=W/Q। तो ये फॉर्मूला भी पढ़ा आपने, वर्क डन अपॉन चार्ज। तो क्या है, वोल्टेज क्या होती है, 1 कूलम चार्ज में जितना वर्क डन होता है, यानी जो कंडक्टर है उसके एक एंड से दूसरे एंड तक ले जाने में जितना 1 कूलम पे जितना वर्क डन होता है उसको हम क्या बोलते थे, वोल्टेज। तो V=W/Q। तो यहाँ पर भी हम क्या कर सकते हैं, इसको डेल्टा E लिख सकते हैं, ये हो गया वोल्टेज। अब यहाँ पर डेल्टा E मतलब E कह लो, तो ये हो जाएगा हमारा, E को रिप्लेस कर लेते हैं यहाँ पे VQ। तो यहाँ पर E की जगह में हम क्या रख सकते हैं,
इक्वल टू वी क्यू अपॉन टी। बाकी चार्ज इक्वल टू क्या होता है, क्यू इक्वल टू आई टी, तो पी इक्वल टू वी मल्टी आई टी, रिप्लेस कर लेते हैं अपॉन में टी, तो ये हो गया। तो पावर इक्वल टू क्या है, वोल्टेज मल्टी करंट। आपको एक फार्मूला तो ये याद रखना है। अब ओम्स का लॉ क्या होता है, ओम्स का लॉ होता है वी इक्वल टू आई आर। इसको हम रिप्लेस कर लेते हैं पी इक्वल टू, तो ये हो जाएगा हमारा वी की जगह में आई आर रखने पर क्या हो जाएगा, आई स्क्वायर आर। तो एक फार्मूला ये भी हो गया। लेकिन अगर आपको सपोज करो कि जो न्यूमेरिकल क्वेश्चंस हैं उनमें आपको करंट नहीं दे रखा, ओम्स लॉ से हम आई को रिप्लेस कर सकते हैं किससे, ओम्स का लॉ ये है, तो करंट को रिप्लेस कर सकते हैं हम आई इक्वल टू वी अपॉन आर से। तो हमारा यहाँ पर इस फॉर्मूले में वैल्यू पुट करेंगे आई इक्वल टू वी अपॉन आर, तो ये बन जाएगा वी स्क्वायर अपॉन आर। तो जहाँ रेजिस्टेंस दे रखा होगा, वोल्टेज दे रखी है, वहाँ के लिए आपने ये फार्मूला अप्लाई करना है। तो 3 पावर के फॉर्मूले आपको याद करने हैं, पी इक्वल टू वी मल्टी आई, पी इक्वल टू आई स्क्वायर आर और पी इक्वल टू वी स्क्वायर अपॉन आर। तो ये हो गई पावर। और अब बात करते हैं इलेक्ट्रिकल एनर्जी की, यानी हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। तो हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी का मतलब क्या है कि जैसे कि ये बैटरी है और जो लोड है या वायर का अपना रेजिस्टेंस वायर का भी होता है। तो यहाँ पर जो है, जो रेजिस्टेंस है उसकी वजह से जो है क्या पैदा होती है, क्या प्रोड्यूस होती है, हीट भी पैदा होती है, यानी इलेक्ट्रिक करंट हीट भी देता है। तो आइए इसको कैसे कैलकुलेट करेंगे। तो जैसे कि आपने एनर्जी का फॉर्मूला पढ़ा, तो यहाँ पर इस फॉर्मूले में ये पढ़ा आपने V इक्वल टू डबल अपॉन क्यू। तो V इक्वल टू डबल अपॉन क्यू, ये फार्मूला आप जानते हैं, वर्क डन अपॉन में चार्ज। तो यही वर्क डन क्या है, ट्रांसफ़र हो जाता है हीट एनर्जी के रूप में। तो डेल्टा ई कह लो, या इसको हम क्या कर सकते हैं, डेल्टा एच, या डेल्टा ई को हम एच कह सकते हैं। और ये हो गया क्यू वी। अब डेल्टा ई को हम क्या कर सकते हैं, एच, यानी ये हीट रेजिस्टेंस की वजह से ट्रांसफ़र हुई है, डिसिपेट हो रखी है। तो हीट डिसिपेशन एच लिख देते हैं डेल्टा ई को, अपॉन में क्यू और वी। और वी को हम ओम्स लॉ से लिख सकते हैं आई मल्टी आर, और ये हो जाएगा एच अपॉन क्यू, और क्यू को लिख लेते हैं हम आई मल्टी टी। तो एच इक्वल टू क्या फॉर्मूला हो गया, आई स्क्वायर आर टी। तो ये आपकी इसकी इक्वेशन को बोलते हैं जूल्स हीट इक्वेशन, जूल्स हीट इक्वेशन। तो सर्किट में जितना भी रेजिस्टेंस होता है उसकी वजह से इतनी हीट प्रोड्यूस होती है। अब इसका यूज़ क्या है हमारी रियल लाइफ में, ये आम तौर पर हर घर में यही जो है एच इक्वल टू आई स्क्वायर आर टी है। तो ये कंज्यूम होती है हर डिवाइस के द्वारा, क्योंकि हीट पैदा होती है। तो आपने बहुत सारी चीज़ें देखी होंगी, जैसे फ़ोन को रिचार्ज करा होगा, फ़ोन भी गर्म होता है, पंखा चलते चलते पंखे की मोटर भी गर्म हो जाती है। तो इसी को हम क्या बोलते हैं, हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। और इसका न्यूमेरिकल वैल्यू ऐसे ही निकालते हैं, एच इक्वल टू आई स्क्वायर आर टी करके। यहाँ पे आई करंट है, आर रेजिस्टेंस है, टी। तो एक किस्म से हीट हमारी जो है करंट के स्क्वायर के प्रोपोर्शनल होती है और रेजिस्टेंस के प्रोपोर्शनल। और टाइम कितना है भाई, जितना टाइम तक पंखा चलेगा बिल उतना ही आएगा। तो ये एच एक किस्म से आपके घरों में मीटर में जो बिल आता है, जितनी इलेक्ट्रिसिटी की कैलकुलेशन ऐसे करते हैं, एच इक्वल टू आई स्क्वायर आर टी से। रियल लाइफ एप्लीकेशन ऑफ हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट क्या है, इलेक्ट्रिक हीटर
इलेक्ट्रिक हीटर में जो वायर होती है वो किसकी बनाई जाती है? नाइक्रोम। नाइक्रोम एक एलॉय है जो निकिल और क्रोमियम से बना हुआ होता है और इसमें इसका मेल्टिंग पॉइंट हाई होता है, इसलिए इसको यूज़ किया जाता है। रेजिस्टेंस हाई होता है, साथ में मेल्टिंग पॉइंट भी क्या होता है? हाई होता है, इसलिए इसको यूज़ किया जाता है। टोस्टर, ओवंस, इलेक्ट्रिक रेडिएटर्स, यहाँ पर हमें हीट चाहिए होती है। और इलेक्ट्रिकल फ्यूज़, इलेक्ट्रिक फ्यूज़ में क्या होता है? जब बाहर से एक्सेस करंट आता है तो फ्यूज़ क्या हो जाता है? फ्यूज़ जिस भी मेटल का बना हुआ होता है वो क्या होता है? उसका मेल्टिंग पॉइंट लो होता है, तो मेल्ट हो जाता है, जिससे हमारे अंदर के डिवाइसेस बच जाती हैं। सोल्डरिंग आयरन, वेल्डिंग, वेल्डिंग और सोल्डरिंग होती क्या है? सोल्डरिंग में क्या होता है कि कोई बाहरी जो जैसे रांगा होता है, तो रांगा जो है बाहर का जो मटेरियल है, मतलब मेटल्स, मान ली दो, यहाँ पर आपको क्या करना है? रिपेयर करना है, और यहाँ पर आपने कोई और मेटल्स लगा दिया दोनों को ज्वाइन करने के लिए, दोनों पार्ट को, तो इसको तो सोल्डरिंग बोलते हैं। इसके लिए हीट चाहिए होती है, इसको बोलते हैं सोल्डरिंग। और वेल्डिंग क्या होती है? वेल्डिंग में क्या होता है? बाहर से कोई मटेरियल नहीं लगाना आपको और खाली मेल्ट कर देना है इनके दोनों एंड पॉइंट, तो ये दोनों क्या है? मिल जाते हैं, इसको वेल्डिंग बोलते हैं। तो दोनों जगह हमें हीट चाहिए होती है। कन्वर्जन ऑफ 1 किलोवाट आवर इनटू जूल, तो 1 किलोवाट आवर कितना होता है? 1 किलोवाट आवर 1000 वाट, और आवर का बना लेते हैं हम 60 मिनट और ये 60 सेकेंड, तो जूल में कन्वर्ट करना है इसको। तो इसका आपको ये हो जाएगा 3.6 × 10⁶ जूल। आपको ये याद रखना फॉर्मूला। तो बच्चों, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, आगे कराने वाले हम इसके एनसीईआरटी सॉल्यूशंस, जो आपकी एग्जाम प्रिपरेशन के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। थैंक यू वेरी मच फॉर सीइंग दिस वीडियो।